ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਹੋਰੀ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਈ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। नहीं, इसमें मेरे बताने की तो क्या आवश्यकता है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने पूरी बारिश और मई में उनको जत्थेदार बनाया था अकाल तख्त का। तो जनता उनके बारे में क्या सोचती है तो मैं बता ही रहा हूँ। उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम आज तक नहीं लगा कि उन्होंने किसी अपने पर्सनल वजह से कुछ कोई आरोप उनके ऊपर लगाओ या किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार करने का उनके ऊपर आरोप लगाओ या इस प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगा। जहाँ तक मेरी उनसे मुलाकात हुई है जितनी बार भी, तो मेरी नज़र में जो मैंने समझा है वो एक बहुत ही सच्चे व्यक्ति है। मतलब जिस चीज़ के बारे में जो दिल में है वो मुंह पे है, तो मैं इसलिए उनकी इज़्ज़त करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुंह पे कुछ और दिल के अंदर कुछ और। एक बात, दूसरा, वो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और सोच समझ के ही बात करते हैं कोई वो। और जो उन्होंने एक बात मुझसे कही बार बार, क्योंकि कई बार यहाँ पे भी सिख कम्युनिटी के अंदर भी ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच की भावना भी कई समाजों से के बारे में आ जाती है, या दो बाटों के गुरुद्वारों के बारे में। तो वो एक बात बार बार इस बात को जमा के मुझसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझता वो सिंह ही नहीं है, वो सिख नहीं है। तो ये उनका एक बहुत बड़ा हमेशा फोकस रहता है इस बात से कि वो उन्होंने कई बार तो मुझसे कहा भी है कि मेरी तरफ से ये मैसेज आप बाहर जाके ज़रूर दिया करो कि अगर कोई सच्चा सिंह है तो वो इंसान को छोटा या बड़ा किसी भी हालत में किसी भी कीमत में नहीं मानेगा। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक तो वो ड्रग्स के बारे में बोलते हैं कि ये एक उनका होता है कि किसी भी सबको एक आंदोलन करके जो नौजवान हैं उनको नशे से बचाना चाहिए। एक जो ये पानी का मसला है उसके बारे में हमेशा बोलते हैं कि ये पंजाब के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में वो हमेशा बोलते हैं। दूसरा, जो बेइज्जती हुई है उसके बारे में वो बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा बार अगर किसी चीज़ के बारे में तो बोलते हैं तो वो मैंने आपको बताया ही कि सिक्खी में ऊंच नीच करने वाला सिख नहीं है। तो ये उनका थ्रस्ट रहता है और वो ये चाहते हैं कि एक ऐसी यहाँ पे एक वो बने, एक ऑर्गेनाइजेशन बने जो पंजाब में पंजाब की आवाज़ के साथ लोग चुन के आ पाएँ, जो करप्शन मतलब ये भ्रष्टाचार ना करें, ईमानदारी से पंजाब की सेवा करें, ताकि सभी पंजाब के लोग मिलजुल के शांति से रह सकें। और आरएसएस और बीजेपी, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, जो आज ये खालिस्तान का एक भूत दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ये मैंने तो उनके मुंह से ऐसी बात उनकी कभी सुनी नहीं है, मुझसे तो उन्होंने नहीं की। अब जहाँ तक इसका सवाल है, मैं तो वकील हूँ तो मैं वकील की हैसियत से ही बात करूंगा, कानूनी और संवैधानिक रूप से ही बात करूंगा। आपने मुझे ये कहा कि उनको बहुत सारे लोग हत्यारा समझते हैं या इस तरह की बातें समझते हैं, तो जब मैं उनका वकील नियुक्त हुआ था तो उनके ऊपर 73 केस थे।
एक मैं ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार की परेशानियों और मुसीबतों से वो अकेले झेल रहे हैं। ਅੱਛਾ ਮੈਂ तो ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? मैंने केस लिया तो आप समझ सकते हो मुझे क्या बोलने की ज़रूरत है। तो यही बात है ना। पहले मैं कानूनी और संवैधानिक बात बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं वकील हूँ। पहली बात यह है कि 73 केस थे और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि उनके जो उनसे प्यार करते हैं या जो उनके बारे में नहीं जानते तो वो उनको ये बात जाननी ज़रूरी है कि जो उन लोगों के जो क्लोज निट लोग हैं जो इस बात की जिम्मेदारी और इस बात की दावा करते हैं कि हम लोग उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आएँ, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ईमानदार नहीं है उनके प्रति। मैं ये बात कहने के लिए मजबूर हूँ। और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है उनके जेल में रहने से क्योंकि वो कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से जेल में नहीं होने चाहिए थे। जब तक वो जेल में रहेंगे तो कुछ लोगों की दुकानें चलती रहेंगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। वरना चंडीगढ़ में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, जानबूझ के उसको खराब किया जाता है बार बार उनके लोगों, खुद जो उनके क्लोज लोग हैं उनके द्वारा। ये एक वजह है। अब मैं आपको कानूनी बात बताता हूँ। 73 केस जब मेरे पास थे तो मुझे ये सब जान के धक्का क्यों लगा, शौक लगा मुझे भी। तो जब मैंने उसकी ठीक से स्टडी की तो उसके मेरे आने के कोई 3 या 4 महीने बाद ही सिर्फ 2 केस रह गए। मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब तरीके से उनकी कानूनी कार्रवाई हो रही थी। 4 महीने बाद ही सिर्फ 2 केस रह गए। मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब तरीके से उनकी कानूनी कार्रवाई हो रही थी, सिर्फ 2 केस रह गए और आज सिर्फ 1 केस बचा है। एक बात, उनको किसी भी केस में जो ये कहा जाता है ना जिसके लिए वो 28 साल से बंद है, उनको फाइनली कन्विक्शन थोड़ी हुई है। ये तो उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो किसी भी केस में ऐसा नहीं है उनके ऊपर आज की तारीख में, और ये कानूनी और संवैधानिक बात है जिसकी वजह से उन्हें जेल में होना चाहिए। जो उनके केस ठीक से नहीं लड़े गए मुझसे पहले, उसमें 1-2 केसेस में उनको सज़ा हुई है, उसकी सज़ा वो काट चुके हैं ऑलरेडी। तो आज जो जेल के अंदर बंद हैं वो, उनकी जो टीम है उनके चारों तरफ, वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है उसकी। एक बात। दूसरी बात ये कि जितने साल उन्हें हो चुके हैं, 2-2 लाइफ सेंटेंस को क्रॉस कर चुके हैं। हालांकि आमतौर पे एक उनके ऊपर तो आरोप ही है ना, एक तरह से अभी साबित तो नहीं हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील पेंडिंग है। जो हत्या का उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का आरोप है वो, तो फिर उन्हें किसी भी व्यक्ति को, ज़्यादातर व्यक्तियों को, और ये सरकार के तहत तो बिल्किस बानो को, उससे पहले राजीव गांधी जी के जो हत्या में साबित कन्विक्ट हो गए थे, उनको रेमिशन मिल गई। तो ये क्या बात संवैधानिक है कि जिस व्यक्ति के ऊपर अभी साबित भी नहीं हुई है बात पूरी तरीके से, कानूनी प्रक्रिया बाकी है, उसको 28 साल से भी ज़्यादा जेल में रखा जाए? ये संविधान का उल्लंघन नहीं, वो संविधान की धज्जियां उड़ा के जेल में है आज वो। और तमिलनाडु की सरकार अगर वहाँ पे रेजोल्यूशन पास कर सकती है तो क्या यहाँ की सरकार, सिर्फ आम आदमी पार्टी की आज की सरकार नहीं, मैं सारी सरकारों को एक साथ बोल रहा हूँ, क्या किसी को ये होश नहीं आया कि ये व्यक्ति जिसको अकाल तख्त का जत्थेदार 10 लाख से ज़्यादा लोग इतनी बारिश में, इतनी तूफान में प्यार से बनाते हैं, उस व्यक्ति का क्या इतना हक नहीं है कि ये पंजाब की जो असेंबली है, तमिलनाडु की असेंबली की तरह, वो तो राजीव जी प्राइम मिनिस्टर के हत्याएं प्रूव हो चुकी थी, इनके खिलाफ तो प्रूव भी नहीं हुई है। क्या इस पंजाब की असेंबली में किसी सरकार को ये उनके प्रति या किसी सरकार को ये होश नहीं आया कि एक रेजोल्यूशन पास करके सेंटर में भेजा जाए? सेंटर खुद दबाव डाल के इतने सारे लोगों को छोड़ा गया। तो मैं ये समझता हूँ उनका केस तो कुछ भी नहीं है अब, तो उनको नहीं छोड़ा जा रहा, तो इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। आरएसएस और बीजेपी तो उनसे डरती है क्योंकि वो सिक्खी का असली पैगाम दे रहे हैं ना, इंसान इंसान के बराबर है, वो तो डरते ही हैं उनके बाहर आने से। लेकिन जो लोग उनकी तरफ खड़े नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, वो भी दरअसल उनके खिलाफ ही काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो काम करने में क्यों असमर्थ हो रहा है जो कि बहुत आसान है, जो कि संवैधानिक है, कानूनी है। तो ये बात मेरे ख्याल से जो उनके चाहने वाले पूरे, सिर्फ पंजाब में नहीं है, पूरे देश में है, पूरे देश में उनके चाहने वाले हैं,
और सिख कम्युनिटी से बाहर जाके भी उनके बहुत चाहने वाले, अच्छा ये और पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, उनकी इज्जत करने वाले हैं। तो मैं सभी से आह्वान करता हूं कि जो लोग उनके चारों तरफ हैं उनसे सवाल करें और उनको इस बात के लिए प्रेशराइज करें कि ये आप कर क्या रहे हो, आप लोगों की वजह से वो अभी तक व्यक्ति जेल में है, जत्थेदार जगतार सिंह हवारा साहब। अच्छा ये जत्थेदार जगतार सिंह हवारा होरा दी ये लाइन है कि भाई जो लोग मेरे लिए लड़ाई कर रहे ने या फिर जो लोग मेरे लिए लड़ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। वो तो पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं ना, मैं कह रहा हूँ ये बात, तो मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरे सबूतों के साथ ये बात कह रहा हूँ कि उनके चारों तरफ जो लोग हैं उनका एक तरीके से ये बिजनेस बन चुका है कि वो जब तक अंदर रहेंगे उनका बिजनेस चलता रहेगा, वो बाहर आ जाएंगे तो उससे हर सरकार को भी डर है ना, क्योंकि वो पॉपुलर इतने हैं। और वो व्यक्ति आके अपने लिए तो कुछ मांगेगा नहीं, वो तो जनता की भलाई के लिए बोलेगा। तो ऐसे व्यक्ति से सबसे ज़्यादा डर होता है बेईमान पॉलिटिशियंस को भी और बेईमान अधिकारियों को भी, और जो बेईमान उनके साथी हैं उनको भी सबसे ज़्यादा डर इस बात का होगा कहीं वो बाहर ना आ जाए। अच्छा मैं विकीपीडिया पढ़ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ कभी उन्होंने मुंह तो सुनने मिला? मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। हम तो भारत के संविधान की एक दो बार डिस्कशन हुई तो आर्टिकल 25(2) है जो वो उसकी भी क्लैरिफिकेशन उन्होंने मांगी मुझसे, तो मैंने दी और वो पब्लिक डोमेन में भी मैंने एक इंटरव्यू में बताई थी कि धारा 25 जो संविधान का आर्टिकल 25(2) है, जो ये लोगों में भ्रांति फैलाई गई है कि वो ये कहता है कि सिख जो हैं वो हिंदू हैं, और बाबा साहब के ऊपर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक वो किया जाता है क्रिटिसिज्म उनका कि उन्होंने सिखों को भी हिंदू संविधान में लिख दिया, बल्कि सच्चाई इसके उल्टी है। संविधान में साफ तौर पे सिख का नाम लेके एक तो उन्हें कृपाण रखने की परमिशन मिली है सिर्फ सिखों को। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक अलग पंथ है, धर्म है, जिसको कृपाण रखने की एक ही धर्म को परमिशन मिली है, एक धर्म को सिर्फ, तो वो अलग धर्म हुआ, हिंदुओं को तो नहीं है ना। ये बाबा साहब के ऊपर जो वो की जाती है उसको मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि आरएसएस वाले तो बड़े चालाक है ना, सिखों को बाबा साहब से लड़ा दो, सबको बाबा साहब से, मुसलमानों को लड़ाने की आजकल बाबा साहब से बड़ी तरकीबें नहीं है, बड़े बड़े लोग दिलीप मंडल साहब जैसे पूरी कोशिश कर रहे हैं। खैर, तो दूसरी बात मैंने उनसे डिस्कशन की तो वो हैरान हुए इस बात के, मैंने ये बताया कि इसमें लिखा क्या है आर्टिकल 25(2) में, वो ये लिखा है कि अगर किसी गुरुद्वारे में जैसा कि हिंदू मंदिरों में होता है कि छुआछूत होती है, किसी को नहीं घुसने दिया जाता, अगर कोई गुरुद्वारा भी ये काम करेगा तो उसको वही माना जाएगा जैसा कि जो प्रावधान कानून के हैं हिंदुइज्म में, वही कानून मंडल साहब जैसे पूरी कोशिश कर रहे हैं। खैर, तो दूसरी बात मैंने उनसे डिस्कशन की तो वो हैरान हुए इस बात के, मैंने ये बताया कि इसमें लिखा क्या है आर्टिकल 25(2) में, वो ये लिखा है कि अगर किसी गुरुद्वारे में जैसा कि हिंदू मंदिरों में होता है कि छुआछूत होती है, किसी को नहीं घुसने दिया जाता, अगर कोई गुरुद्वारा भी ये काम करेगा तो उसको वही माना जाएगा जैसा कि जो प्रावधान कानून के हैं हिंदुइज्म में, वही कानून लागू होंगे सिखों के ऊपर भी, ये कहा गया है। और इसमें भी धारा 25 की जो धारा 2 है, जो आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 है, उसमें ये बात एक बार फिर क्लैरिफाई हो गई है कि हिंदू जो कि अलग हैं वो ये काम करते हैं, कोई सिख के गुरुद्वारे के अंदर भी ऐसा काम होगा, यानी कि सिख जो अलग हैं तो भी उसकी वही सज़ा या वही उसके लिए कानून के प्रावधान लागू होंगे। अब आप बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितना सफाई से सिखों को अलग धर्म बताया। अच्छा, बस मेरे 2 सवाल ने आखिरी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ मुद्दों के ऊपर पहल होती है जगतार सिंह हवारा होरा दी? जैसे ही वो बाहर आएंगे सबसे पहले तो ईमानदारी का, यानी कि
खालिस क्या होता है, प्योर, राजनीति प्योर हो जाएगी। ये इसीलिए नशाबंदी, ये जो करप्शन है, सबसे बड़ी दुश्मन तो वही है ना। ये सब जो पॉलिटिशियन ज़मीर फरोशी करते हैं, ज़मीर बेचते हैं, किस लिए? बेईमानी का पैसा चुराने के लिए तो करते हैं ना। अगर सरकारें खालिस हो जाएंगी, मतलब प्योर हो जाएंगी, तो फिर बाकी सारी समस्याएं तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी ना। संविधान के रूप से सबके साथ न्याय होगा। तो और यूथ जो है, चूँकि उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो चाहे कितना भी आरएसएस और सरकारें साजिश करके उनको नशे की तरफ धकेलें, उनकी तरफ नशा छोड़ के अट्रैक्ट होगा। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? नहीं, वो तो इस बारे में बहुत दुखी हैं और वो इस बात को कहते भी हैं कि वो सभी लोग दोषी हैं इस बात के जो इसके बारे में मजबूत कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव बात अब जो हमारी जो उनसे बात लेटेस्ट के कानून के हिसाब से तो सबसे अच्छा तरीका है ना, किसी भी समस्या का समाधान करने का किसी भी और तरीके से ज़्यादा बेहतर और अच्छा तरीका जो है, ज़्यादा आसान तरीका जो है, वो भारत के संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उसके तहत जो प्रोविजंस हैं, जैसे कानूनी कार्रवाई, जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट, आज हम यहाँ ईवीएम का भी कर रहे हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है किसी भी और तरीके से, संविधानिक तरीके, और उसमें सबसे अच्छी रिलीफ, बेटर रिलीफ मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा संवैधानिक तरीके से हैं। इस बात को हमारी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन। बस आखिरी सवाल है मेरा, कदों तक बाहर लेके आ रहे हो फिर तुसी? ये तो आप उनके चारों तरफ जो बैठे हैं, उनके जो हरे रंग के सांप घास में, उनसे पूछो, वो चाहते ही नहीं कि वो बाहर आए। मैंने अभी तो बताया आपको, वो उन पूरी तरीके से जिम्मेदार है, पूरी तरीके से वही जिम्मेदार। शुक्रिया जी, बहुत बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ, ਜਲੰਧਰ।